नमस्कार सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एचएयू का इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 1 हमने कर लिया है, इसका रिवीजन करते हैं किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। तो देखिए, हमने लास्ट टाइम पर ओम्स लॉ को डिस्कस किया था, लास्ट जो लेक्चर था उसमें पार्ट 1 में, कि जो V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। लास्ट लेक्चर में हमने V पढ़ा था क्या होता है, I पढ़ा था क्या होता है, और R पढ़ा था क्या होता है। R के बारे में हमने पढ़ा था, R का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। यहां पर जो R है वो होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और हमने ये पढ़ा था जिसको हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, प्रतिरोध। एक तो नेचर ऑफ लेंथ के ऊपर, लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और क्षेत्रफल के, एरिया के इनवर्सली होता है। जैसे ही हम इसको लिखते हैं कंबाइन करके, और एक नेचर ऑफ मेटल, पदार्थ की प्रकृति, 3 पर निर्भर करता है ये तो, और तापमान पर भी निर्भर करता है रेजिस्टेंस। तो जैसे ही इसको लिखेंगे, ये हटाएंगे तो रो एल बाई, जब ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएंगे तो क्या लगेगा, एक कांस्टेंट लगेगा जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। ठीक है, यहां से भी प्रतिरोधकता। अब आपको ये पता है कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, ओम होता है। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम। प्रतिरोधकता, जिसे इंग्लिश में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि वो आपको बोलता है, ऑप्शन में दे दिया, मान लो ऑप्शन ए में आपको दे देगा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे निर्भर करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पे और लंबाई पे। और ऑप्शन में, ऑप्शन डी में दे देगा कि ऑल ऑफ दी। वो तो ध्यान क्या रखना है, जो प्रतिरोधकता होती है वो सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल, 2 पर ही डिपेंड करती है। प्रतिरोधकता जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिर्फ 2 पर ही डिपेंड करती है। नंबर 1, एक तो पदार्थ की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है, और एक ये निर्भर करती है, दूसरा ये निर्भर करती है टेम्परेचर के ऊपर। इस ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है प्रतिरोधकता पे, रेजिस्टिविटी पे, ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए किसी वायर की लेंथ हाफ कर दी, एरिया इतना कर दिया, तो बताइए उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उसमें कई बच्चे गलती करके आते हैं, क्योंकि प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका लेंथ डबल कर दो, हाफ कर दो, एरिया कर दो, स्पेस, रेजिस्टिविटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ प्रभाव किस पे पड़ेगा, रेजिस्टेंस से प्रभाव पड़ेगा। अगर लेंथ को चेंज करते हो, एरिया को चेंज करते हो, रेजिस्टिविटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो प्रतिरोधकता होती है उसकी ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। ओम मीटर उसकी ऐसा यूनिट होती है, और ओम प्रतिरोध की होती है। ये हमने डिस्कस किया अभी। अब आगे देखिए, हम कहां से चले थे। देखिए, हम चले थे इलेक्ट्रिक करंट से, चले थे चार्ज से, चले थे चार्ज पे। हमने चार्ज के बाद डिस्कस किया इलेक्ट्रिक करंट, फिर उसके बाद डिस्कस किया हमने पोटेंशियल, और उसके बाद हमने डिस्कस किया ओम्स लॉ, उसके बाद में रेजिस्टेंस, और उसके बाद में रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टेंस की ही बात कर लेते हैं। जो अपना रेजिस्टेंस होता है सीरीज में, रेजिस्टेंस इन सीरीज, अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस सीरीज में है तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, क्या होता है, अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो उनका जो कुल प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, उन तीनों का सीधा जोड़ कर देते हैं। और अगर वो पैरेलल में है तो 1/P बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर वो पार्शल क्रम में है तो उसका हम उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इस प्रकार से ये आपका संयोजन होता है प्रतिरोध का। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज में जोड़ेंगे, और अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी कई बच्चे गलती करते हैं, जो आप अगर इनको निकालते हैं, लास्ट आंसर जब निकालेंगे तो उसको रेसिप्रोकल करना होता है। मान लीजिए आपको 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, और ये अगर सीरीज में है तो आपको सीधा पता है 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो गया, 12 ओम। और पैरेलल में है तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, ठीक है, 1/RP आएगा ये। तो 60 लघुत्तम आ गया, 20 प्लस 15 प्लस 12, ये आ गया आपका 47/60। अब लेकिन आरपी क्या होगा, 60/47। तो इस तरीके से ये पैरेलल वाला करना है। और सीरीज में
ये करना है श्रेणी क्रम में। तो देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन और भी बन सकता है सीरीज वाले पे। अगर मान लीजिए अगर कुल जो रेजिस्टेंस आया है, कुल जो प्रतिरोध आया है वो इंडिविजुअल से, अगर सीरीज में तो होगा, सीधी सी बात, सीरीज में तो तीनों जुड़ते हैं तो इंडिविजुअल से ज्यादा ही आएगा। जैसे मान लीजिए 3 4 5 और टोटल कितना है इनका 12, तो ये तीनों से ज्यादा है। इसका मतलब अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा आता है, और पैरेलल में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है वो कम आता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की कंपैरिजन में, जो बाकी जो प्रतिरोध बच गए उसकी कंपैरिजन में। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है सीरीज में भी और पैरेलल में भी। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इसमें, आपसे सीधा पूछ भी सकता है कि भाई सीरीज के लिए क्या होता है, या फिर जो मैंने अभी बताया वैसे भी पूछ सकता है आपसे। तो आगे उसके बाद में देखिए, अब उसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं जो इस पे प्रश्न पूछा जाता है, वो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पावर अभी हमने पढ़ा, हमने रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल का, तो उसमें एक पॉइंट और मैं बता देता हूं ऐड करना चाहें तो। अपने घरों में कौन सा यूज होता है, पैरेलल होता है, सीरीज नहीं होता है। और अपने घरों में कौन से कितने वोल्ट की लाइट होती है, कितने वोल्ट घरेलू विद्युत कितने की होती है, 220 वोल्ट के प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक पावर की बात करें, विद्युत शक्ति की बात करें, विद्युत शक्ति क्या हो, देखो इलेक्ट्रिक पावर विद्युत शक्ति, अगर हम इसको देखें तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है कि वर्क डन, कार्य बटे में समय, यही तो होती है इलेक्ट्रिक पावर, तो यही होती है कार्य बटे में समय, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की जो दर होती है वही तो शक्ति होती है जब विद्युत शक्ति की बात होती है। अब देखो W इसका, अब विद्युत शक्ति का हम फार्मूला ड्राइव करते हैं, विद्युत शक्ति मतलब P हम दिखाएंगे। देखो W का क्या लिख सकते हैं, तो देखिए हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था V बराबर क्या होता है, W मल्टीप्लाई Q, सॉरी डिवाइड में Q। W किया गया कार्य और Q क्या है, चार्ज, आवेश। तो यहां से W का मान निकाल लेते हैं, W क्या होगा, V गुणा Q। तो जैसे यहाँ पर V गुणा Q बटे में T करते हैं तो Q बाई T, देखिए W का मान रख दिया। अब Q बाई T क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा है, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि चार्ज बटे में टाइम, आवेश बटे में समय, क्या होगा, I विद्युत धारा। ठीक है, तो पावर का एक फार्मूला बन गया V गुणा I। ठीक है, और इसके 3 फार्मूले बन सकते हैं इस तरह से। अगर मैं V की जगह IR रख दूं तो क्या बनेगा, IR मल्टीप्लाई I, तो क्या बनेगा I स्क्वायर R। अगर इसकी जगह I की जगह मैं V बटे R रख दूं तो क्या बनेगा, V बटे I की जगह V बटे R बने तो V स्क्वायर बटे R। तो ये 3 फार्मूले होंगे, VI, I स्क्वायर R और V स्क्वायर बटे R। ठीक है, विद्युत शक्ति का ये 3 फार्मूले जो आपसे प्रश्न इस पे पूछा जा सकता है। और उसके बाद में इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती है। मान लीजिए आपने 3 फार्मूले पढ़े, इनमें से कोई 2 आपको दे देगा, आप आराम से इसको कर सकते हैं। विद्युत शक्ति की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, विद्युत शक्ति की जो SI यूनिट होती है वो होती है वाट। वाट होती है विद्युत की SI यूनिट, विद्युत जो इलेक्ट्रिक पावर होती है, विद्युत शक्ति होती है, उसकी SI यूनिट होती है वाट। और किलोवाट आवर, उसके बाद में देखिए तो ये होगी अपने पास वाट, उसकी किलोवाट भी होती है, बड़ी यूनिट इसी किलोवाट भी कह सकते हैं, लेकिन SI यूनिट होती है इसकी वाट। उसके बाद में अगला टॉपिक बनता है, वो बनता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी देखिए एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। अब हमने जैसे हमने पढ़ा पावर बराबर W बाई टी, और जो वर्क डन होता है, डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डन क्या होती है, एनर्जी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E बाई टी, तो E बराबर कितना होगा, P गुणा T। ये भी आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी बन गई। ठीक है, अब इसकी जो यूनिट होती है SI यूनिट, वैसे तो जूल होती है, कोई भी एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो कोई भी हो। और इसके हिसाब से अगर लिखें तो पावर की वाट और इसकी सेकंड, वाट सेकंड भी होगी। या फिर एक यूनिट और पूछ जाती है एग्जाम में, किलोवाट आवर। तो मैंने आपको पहले भी बताया फर्स्ट लेक्चर में जब हमने SI यूनिट के बारे में पढ़ा था, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक, विद्युत ऊर्जा की ही मात्रक होता है ये किलोवाट देके कई बच्चे इसको पावर की यूनिट लेके आते हैं विद्युत शक्ति की। यहाँ पर देखिए आवर लगा हुआ है, किलोवाट किसकी होती है, पावर गुणा में टाइम क्या होता है, एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ध्यान रखना, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी नॉट पावर। विद्युत शक्ति की मात्रक नहीं होता किलोवाट आवर, ये होता है विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, और एक पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, यहीं से छोटे छोटे पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। एक इंपोर्टेंट पॉइंट ये भी बनता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 मल्टीप्लाई
10⁶ जूल। ये भी आपसे पूछ सकता है 1 किलोवाट आवर में 3.6 गुणा में 10⁶ जूल, जो मैंने यूनिट वाला जो है मैंने उसमें करवाया भी है। उसके बाद में अगर इसका लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो इस पे प्रश्न पूछा जाता है, फिर आपको इसके छोटे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जितने भी छोटे क्वेश्चन है। एक बार ये टॉपिक्स का रिवीजन हो जाए और उसके बाद में आपको जितने भी छोटे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं वो हम आपको करवाएंगे। तो देखिए ध्यान से, इसके अंदर क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। हीटिंग जो उष्मा होती है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर के डायरेक्टली और T के डायरेक्टली। तो यहां पर अपने पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बन जाता है H बराबर I स्क्वायर RT। ये हमारे पास कौन सा लॉ है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, जूल का उष्मीय ताप का प्रभाव का नियम। ये हमारे पास जूल्स लॉ, ठीक है। ये आपसे फार्मूला पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये हमने मेनली जो है रिवीजन कर लिया इसका, जो ये लेसन हमने 3 पार्ट बनाए इसके। एक बार ऐसा यूनिट का पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था, इससे पहले हमने 2 पार्ट और पढ़े हुए हैं। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, मोस्टली मैंने बताया भी है बीच बीच में। अब हम अगले पार्ट में इसके ऊपर जो छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं कौन से हैं, ये तो मैंने आपको पूरा एनसीईआरटी से रिवाइज करवा दिया। लेकिन अब जो छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप, कि जो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो आपसे हम डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप लोगों को एनसीईआरटी बुक 10th क्लास पढ़ लीजिए, आपका साइंस वाला पोर्शन अच्छी तरह से डिटेल से पढ़िए उसको, तो आप अच्छी तरह से एग्जाम में फाइट कर सकते हैं। इसके बाद में हम इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो भी एग्जाम में आ सकते हैं। 100 के अलावा 80 क्वेश्चन कितने बनते हैं वो आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।